हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। और आज मैं शुभदीप चौधरी अपनों के लिए बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेकर के आए हैं, दैट इज़ इनकम टैक्स में रेसिडेंशियल स्टेटस। तो रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या होता है दोस्तों? इनकम टैक्स में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, आइए इसको समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया हो जाएगा तो उसका वर्ल्ड का टोटल इनकम वो कहीं से भी कुछ भी कमाएगा, दैट विल बिकम टैक्सेबल। मतलब ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल इन केस ऑफ अ रेसिडेंट। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान के चलिए आप एक रेसिडेंट हो, आप इंडिया से 5 लाख रुपया ड्यूरिंग द ईयर कमा चुके हो। अब आप यूएस जाते हो, वहाँ पे 10 लाख रुपया आपको अर्निंग हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो टोटल इनकम जो इंडिया में टैक्सेबल होगा वो होगा इंडियन इनकम 10 लाख रुपया प्लस यूएस का इनकम इंडियन इनकम 5 लाख रुपया प्लस यूएस इनकम 10 लाख रुपया, टोटल 15 लाख रुपया। आप कहीं पे भी कुछ भी कमाओगे उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले लेगा। ये है सिंपल सा नियम का। तो इंडिया में रेसिडेंट होने से वर्ल्ड का फुल आपका एंटायर वर्ल्ड इनकम बिकम्स टैक्सेबल। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंडिया में रेसिडेंट बनिएगा कैसे, ठीक है। आइए देखते हैं, इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, उसको हम लोग समझते हैं। तो मैंने क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में इसको डिस्कस किया है, आप लोग देख सकते हैं। हु इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया? रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप किसको बोलोगे? तो आंसर इज एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति हु हैज स्टेड इन इंडिया, जो इंडिया में रह चुका है फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 182 days or more during the previous year। यहाँ पे प्रीवियस ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर। जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 31 मार्च 2022 को खत्म होने वाला है ये फाइनेंशियल ईयर। तो अभी हम लोग 1 अप्रैल 2021 से लेकर के टिल नाउ आज के तारीख तक हम लोग इंडिया में ही हैं, इंडिया के बाहर नहीं गए। तो हम लोग 182 डेज वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर चुके हैं। तो हम लोग सभी कोई क्या बन चुके हैं? टिल डेट आज के तारीख में हम लोग बन चुके हैं रेसिडेंट्स। बात समझ में आ रहा है? तो आपको काउंट करना है कि आप कितना दिन तक भारत में हो। भारत में अच्छा, कोई आदमी अगर इंडिया के अंदर कुछ दिन रहा, कुछ दिन इंडिया के बाहर चला गया, फिर वापस आया, तो उसका टोटल डेज ऑफ स्टे हम लोग कंसिडर करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि 182 डेज आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे रहना है, आपको टोटलिटी में रहना है। मान के चलते हैं कोई आदमी 2 महीना रहा, फिर 1 महीना बाहर चला गया, उसके बाद फिर इंडिया में आया, उसके बाद कंटिन्यूअस बेसिस पे इंडिया में रहा, ठीक है, एंटायर ईयर के लिए। तो 1 ही महीना वो इंडिया के बाहर रहा एंटायर ईयर में। तो 12 में से 1 महीना माइनस करिए तो 11 महीना उसका इंडिया के अंदर उसका वो रह चुका है। 11 महीने का मतलब हो गया, अगर हम लोग 30 डेज ऑन एन एवरेज लेते हैं 1 महीने में, तो 11 3 33 330 दिन वो इंडिया में रह चुका है, विच इज ग्रेटर देन 182 डेज। तो इसका मतलब आप इंडिया में क्या बन चुके हो? आप इंडिया में रेसिडेंट बन चुके हो। आपको टोटलिटी में कितना दिन रहना है? 182 डेज और मोर या उससे ज्यादा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और फॉर अ पीरियड ऑफ 60 days or more during the previous year and for a period of 360 days or more during 4 immediately preceding previous years। जो आदमी पहला क्राइटेरिया को सपोज ड्यू टू सम रीजन सेटिस्फाई नहीं कर पाया, उसके लिए सेकेंड क्राइटेरिया बिकम्स इंपॉर्टेंट। सेकेंड क्राइटेरिया में बोल रहा है कि कम से कम आप ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आप कितना दिन रहो? 60 डेज, 60 दिन, उससे ज्यादा नहीं। मतलब 60 दिन मतलब मंथ्स में काउंटिंग करेंगे तो 2 महीना। आप 2 महीना इंडिया में रहो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब जो ईयर चल रहा होगा उस ईयर में आप कम से कम 60 दिन तक रहो। और जिस ईयर का बात चल रहा है, जिस ईयर का हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस जज करेंगे, उस ईयर को छोड़ दो। उस ईयर को छोड़ करके उस ईयर से 4 साल बैक आओ। उन 4 सालों में अगर आप 360 दिन टोटलिटी में या उससे ज्यादा आप अगर इंडिया में रह चुके हो तो आप बन गए हो इंडिया में रेसिडेंट, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मान के चलते हैं मिस्टर एक्स हर साल, ठीक है, इंडिया में रहते हैं सिर्फ 3 महीने के लिए, 3 मंथ्स इंडिया में रहते हैं, फिर वो इंडिया के बाहर चले जाते हैं और अपना मान लीजिए उसका परिवार लंदन में रहता है, वहीं पे वो रहते हैं 9 मंथ्स। तो 3 महीना हर साल रहा, वो आदमी इंडिया में रेसिडेंट हो जाएगा। कैसे? ड्यूरिंग द करंट ईयर वो कितना दिन तक इंडिया में रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग द करंट ईयर
वो 3 महीना, 3 मंथ्स इक्वल्स टू 330 90 डेज, 90 दिन रह लिया वो। इसका मतलब 60 डेज वाला जो क्राइटेरिया है वो क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। इसके साथ उसको दूसरा क्राइटेरिया भी एक साथ सेटिस्फाई करना होगा, 360 डेज वाला क्राइटेरिया। तो 360 डेज के लिए उसको 4 साल में हर साल 3-3 महीना, ठीक है, और हर साल 30-30 दिन, तो 33 90, 94 360 डेज वो इंडिया में रह चुका है लास्ट 4 साल में। तो 360 दिन वाला जो क्राइटेरिया है वो भी वो सेटिस्फाई कर चुका है, क्योंकि वो 3-3 महीना हर साल रहा है। तो इसका मतलब लास्ट 4 साल में 4 3 4 साल, हर साल 3-3 महीना, और हर एक महीना में 30-30 दिन मान के चल रहे हैं एवरेज, तो 360 डेज यहाँ पे हम लोग को क्लियरली होता हुआ दिख रहा है। तो 360 डेज वाला क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई कर लिया है, 60 डेज वाला क्राइटेरिया वो पहले ही सेटिस्फाई कर चुका है। सब कुछ आपको दोनों का दोनों एक साथ सेटिस्फाई करना होगा। 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जिस ईयर का आप बात कर रहे हो, जिस ईयर का हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस जज कर रहे हैं, उस ईयर में 60 डेज रहना है, और उस ईयर को छोड़ करके बैक 4 साल में आपको कितना दिन तक इंडिया में रहना है, 360 डेज या उससे ज्यादा दिन तक आपको इंडिया में रहना है। तो आप बन जाओगे इंडिया में रेसिडेंट। रेसिडेंट होने से क्या होगा, आपका पूरा वर्ल्ड इनकम पे टैक्स लग जाएगा इंडिया में, ठीक है। मान लीजिए कि आप लंदन से कुछ पैसा कमाए, तो उस पैसे के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट को भी हक है टैक्स लगाने का, क्योंकि आप इंडिया में रेसिडेंट हो। लंदन गवर्नमेंट हो सकता है उस पर टैक्स लगाए, क्योंकि वहां का जो लॉज होगा उसके हिसाब से हो सकता है वो टैक्स लग सकता है वहां पे। तो आपको दो कंट्री में एक साथ आपको टैक्स हो सकता है पे करना पड़े। मैं डिटेल में इसके बारे में लेटर ऑन चर्चा करूंगा कि वहां पे जहां पे डबल टैक्सेशन अराइज कर रहा है वहां पे किस तरीके से हम लोगों को टैक्स रिलीफ मिल सकता है, उसके बारे में हम लोग लेटर ऑन इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना जान के रखिए कि इंडियन गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले सकता है, ये पैसा टैक्सेबल है जो आप बाहर से कमा करके लाए हो इंडिया में। बात समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट नोट मैं डिस्कस कर रहा हूं, रेसिडेंशियल स्टेटस हैज नथिंग टू डू विथ योर सिटीजनशिप, ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस को आपके सिटीजनशिप से कोई मतलब ही नहीं, आप किस देश के नागरिक हो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। तो देयरफॉर ए पर्सन मे बी एन इंडियन सिटीजन बट स्टिल मे बी अ नॉन रेसिडेंट। एक व्यक्ति हो सकता है इंडियन सिटीजन हो लेकिन स्टिल वो एक नॉन रेसिडेंट हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है जैसे मान लीजिए आप दुबई में कुछ महीने के लिए गए जॉब करने के लिए, जॉब ढूंढने के लिए, आप इंडियन सिटीजन हो लेकिन आप दुबई में रहते हो, ठीक है। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, आप इंडियन सिटीजन होने के बावजूद आप नॉन रेसिडेंट हो गए। क्यों? क्योंकि आपने 182 डेज वाला क्राइटेरिया आपने सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है। तो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस और आपका सिटीजनशिप दोनों कंप्लीटली अलग है, ठीक है। इसके बाद हु इज अ नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट कौन है? एनी पर्सन हु डजंट सेटिस्फाई ए और बी, दो क्राइटेरिया है ए और बी, दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया कम से कम आपको सेटिस्फाई करना है। अगर आप दोनों में से एक भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करोगे तो आप क्या बन जाओगे, आप बन जाओगे नॉन रेसिडेंट, ठीक है। आई होप द वीडियो इज वेरी क्लियर। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल नॉलेज इज। थैंक यू।